Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1, resources and development further, and here we are going to discuss about land utilization. तो हम आज यहाँ पे land utilization के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था वहाँ पे हमने land resources के बारे में पढ़ा था और देखा था कि हमारा जो इंडिया का जो ज़मीन है वहाँ पे 43% एरिया में हमें प्लेन्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सूटेबल होता है किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ऐसे करके हमने पढ़ा था 30% एरिया में हमें वहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलता है, और ये जो माउंटेन्स होता है उसका हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स को इंश्योर करता है, यानी सुनिश्चित करता है। और साथ में हमने वहाँ पे देखा था कि टूरिज्म के हिसाब से भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट था। ऐसे करके हमने पढ़ा कि ये जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे हमें 27% जो एरिया है इंडिया में वहाँ पे हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है। और प्लेट्यू रीजन में हमें क्या मिलता है, तो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो मिनरल्स मिलते हैं, साथ में जाके फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, और हम यहाँ पे जानेंगे कि लैंड को किन कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बोला गया है लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। तो यहाँ पे इन पर्पजेज के लिए, यानी कि इन कामों के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बोला है फॉरेस्ट। तो हम सबको पता है कि फॉरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है, वहाँ पे फ्लोरा फौना का वैरायटी देखने को मिलता है। ये जो फ्लोरा फौना है ये होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले बोला गया है लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज में सबसे पहला पर्पज क्या है, तो फॉरेस्ट। नंबर 2 में बोला गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। तो ऐसा ज़मीन जो खेती के पर्पज़ के लिए उपलब्ध नहीं है। तो नंबर 2 में हम क्या पढ़े, ऐसा ज़मीन जो खेती के पर्पज़ के लिए उपलब्ध नहीं है। तो बोला गया ए में बैरन एंड वेस्ट लैंड। तो बैरन लैंड तुम्हें याद रखना है, बंजर ज़मीन की बात करें। वेस्ट लैंड कहेंगे तो ऐसा ज़मीन जैसे कि ले लो रॉकी एरियाज, डिजर्ट एरिया, इसको हम वेस्ट लैंड का एग्जाम्पल में ले रहे हैं। आगे नंबर बी में बोला गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ऐसा ज़मीन जो हम नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे या फिर रास्ते बनाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे, या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे। तो यहाँ पे याद रखना है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में हमने क्या पढ़ा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में हमने पढ़ा बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। और साथ में हमने देखा आगे बढ़ के कि ऐसा ज़मीन जो दूसरे पर्पजेस के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था, जैसे कि हमने बोला बिल्डिंग बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 में बोला गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो बाकी अनकल्टिवेटेड लैंड, बाकी लैंड जिसमें हम खेती नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो यहाँ पे याद रखना हम यहाँ पे फैलो लैंड को ऐड नहीं कर रहे। फैलो लैंड के बारे में आगे हम नंबर 4 वाला पॉइंट में वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे बोला गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड में क्या आता है, सबसे पहले बोला है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो यहाँ पे हम परमानेंट पैस्चर्स की बात करें तो ये परमानेंट जो चरागाह होता है, जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड होता है, इसकी हम बात करें तो ऐसा ज़मीन जहाँ पे क्या करते हैं हम चराने के लिए, यानी कैटल को ले जाते हैं, तो ग्रेजिंग पर्पज के लिए कैटल को ले जाते हैं। नंबर बी में लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे याद रखो ऐसा ज़मीन जो किसके अंडर में, मिसलेनियस मतलब बहुत किस्म के ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स के अंडर में आ रहा है, ये तुम्हारा नेट सोन एरिया में क्या नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि मान लो ये जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स में एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे बैम्बू का। तो अगर कोई एरिया में बैम्बू हम उगा रहे हैं तो ये ऐसा लैंड हुआ जिसमें हम विच कम्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, और ये इंक्लूडेड नहीं है कौन से एरिया में, तो इन नेट सोन एरिया में वो इंक्लूडेड नहीं है। अब नेट सोन एरिया क्या है कहेंगे तो याद रखो ये टोटल एरिया है जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं वंस ईयर, यानी साल में हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिसलेनियस सॉरी उसको हम नेट सोन एरिया यहाँ पे कहते हैं। तो याद रखना है तुमको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया कि ज़मीन को हम कौन से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो फॉरेस्ट के लिए। सेकेंड में हमने पढ़ा कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में हमने वहाँ पे पढ़ा बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, और साथ में ऐसा वाला लैंड जो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के अलावा कोई और काम के लिए इस्तेमाल में ला रहे थे। तो वहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए। आगे हमने पढ़ा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, वहाँ पे इसमें हमने फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया, तो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड हमने बोला है। और यहाँ पे हमने पढ़ा परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड के बारे में। आगे बढ़ के पढ़ा हमने लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स के बारे में, और यहाँ पे बोला है नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या है, तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वो एरिया है जहाँ पे हम खेती करते हैं, उस एरिया को, टोटल एरिया को हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं।
तो नेट सोन एरिया इज द टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स वंस अ ईयर। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड के बारे में बताया गया है। तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसा जमीन है, इट्स अ लैंड विच हैज़ बीन लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड एक ऐसा ज़मीन है जहाँ पे हम खेती नहीं करें, 5 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे हम क्या नहीं करें, खेती नहीं करें। तो ये तुम्हें याद रखना है, इट्स अ लैंड दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो आगे बोला गया है कि नंबर 4 में फैलो लैंड्स। तो यहाँ फैलो लैंड्स क्या है, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है फैलो लैंड्स ऐसे लैंड्स है जिसमें हम अभी फिलहाल खेती नहीं कर रहे लेकिन बाद में हम उसमें खेती कर सकते हैं। तो ये जो लैंड है उसको, ताकि वो उसका जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल है, यानी कि जो सोइल का जो फर्टिलिटी होता है नेचुरली वो रिगेन हो जाए, उसके लिए ज़्यादातर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये फैलो लैंड में हमें देखने को मिलता है 2 किस्म के फैलो लैंड है बोला गया है। सबसे पहले ए में करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो फैलो लैंड में सबसे पहला किस्म का फैलो लैंड क्या है, तो करेंट फैलो। तो एक ऐसा ज़मीन है जिसमें हम खेती नहीं कर रहे, 1 साल से या फिर 1 साल हो गया वहाँ पे खेती नहीं करते हुए, या फिर 1 साल से कम समय से वहाँ पे हम खेती नहीं कर रहे, उसको हम क्या कहते हैं, करेंट फैलो कहते हैं। तो इट इज़ अ लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये तुम्हें याद रखना है। आगे बोला है नंबर बी में अदर देन करेंट फैलो। तो अदर देन करेंट फैलो क्या है, तो बोला गया है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ऐसा जमीन जहाँ पे हम खेती नहीं करें 1 से लेके 5 साल तक एग्रीकल्चर ईयर्स तक, वहाँ तो हम क्या नहीं करें, वहाँ पे हम 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक वहाँ पे खेती नहीं कर रहे, ऐसे ज़मीन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे ज़मीन को हम अदर देन करेंट फैलो कहते हैं। तो आगे यहाँ पे तुम्हें नेट सोन एरिया दिख रहा है नंबर 5 में। तो नेट सोन एरिया मैंने क्या बोला था तुमको, तो मैंने बोला था टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स इन अ ईयर, इसको हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं। तो आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ग्रॉस क्रॉप एरिया का डिफिनीशन दिखेगा। बोला गया है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। तो मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम 1 से ज़्यादा बार क्या करते, खेती करते एग्रीकल्चरल ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है वो याद रखना है। तो यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप एरिया का जो डेफिनेशन है इसको फॉलो करते हुए मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तो यहाँ याद रखना है, मान लो कोई नेट सोन एरिया है 5 हेक्टेयर्स। तो मान लेते एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल के पर्पज के लिए कि 5 हेक्टेयर्स क्या है, कोई नेट सोन एरिया है। तो ये नेट सोन एरिया है। तो मान लेते हैं नेट जोन एरिया में क्या ये जो 5 हेक्टेयर्स जो ज़मीन है वहाँ पे 3 टाइम्स कोई क्या करता है, 3 टाइम्स वहाँ पे खेती किया जाता है, मतलब फार्मिंग करते, 3 टाइम्स फार्मिंग हम करते हैं वो नेट जोन एरिया में। तो यहाँ पे याद रखना है ग्रॉस क्रॉप एरिया कैसे निकलता है। ग्रॉस क्रॉप एरिया निकालने के लिए हमें ये जो 5 हेक्टेयर्स जो कि तुम्हारा नेट जोन एरिया है उसको हमने जो बोला 3 बार हम वहाँ पे खेती करें तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हेक्टेयर्स। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना है कि ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारे एग्जाम्पल के अनुसार ये तुम्हारा ग्रॉस क्रॉप एरिया हुआ। तो यहाँ पे याद रखना है तुम्हें कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। तो एरिया सोन मोर देन वंस कितना था, तो यहाँ पे हम 5 हेक्टेयर्स की बात कर रहे थे। तो मोर देन वंस कितने हेक्टेयर्स एरिया की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 5 हेक्टेयर्स एग्जाम्पल के रूप में। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे मान लो इस एरिया में हम 2 बार खेती कर रहे हैं। तो ये मान लो एक वाला जो एरिया है ये तुम्हारा नीचे वाला ये वाला मान लेते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों 5 + 5 को प्लस करना है, तो 10 हेक्टेयर। तो ये तुम्हें याद रखना है। तुम्हें यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो ग्रॉस क्रॉप एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेट सोन एरिया है, मान लो तुम्हारा नेट सोन एरिया क्या था, मैंने अभी बोला 5 हेक्टेयर ज़मीन था। तो इसमें अगर हम 2 बार खेती करते तो 5 हेक्टेयर में 2 बार कर रहे तो एक और बार 5 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 10 हेक्टेयर आएगा। अगर हम इसमें मान लो 5 हेक्टेयर ज़मीन था, इसमें हम 2 बार की जगह में 3 बार खेती करते तो 3 बार 5 5 5 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना आएगा, 15 हेक्टेयर। तो ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे बुक बोल रहा है कि एरिया सोन मोर देन वंस। तो ऐसा एरिया जिसमें हम 1 से अधिक बार खेती करते हैं इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि 1 साल में, प्लस नेट सोन एरिया। तो प्लस नेट सोन एरिया, तो नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर था, उसमें हमने 3 बार खेती किया। तो ये नेट सोन एरिया को 2 और बार हम जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे नेट सोन एरिया लिखा, उसके बाद
हम उसमें एक और बार और फिर 2 और बार, टोटल 3 टाइम्स हमने खेती किया है। तो 3 टाइम्स हमने इसको जोड़ा, नेट सोन एरिया को 3 टाइम्स जोड़ने पर हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया का हमें इंफॉर्मेशन मिला, यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है वो हमें पता चला। तो आज हमने यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन में क्या पढ़ा, तो मैंने तुम्हें समझाया लैंड यूटिलाइजेशन में कि लैंड को हम किन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि लैंड को हम फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल में ला रहे थे। मैंने बोला तुम्हें फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तुम सबको पता है फॉरेस्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स क्या होता है, तो ये प्राइमरी ये जो फूड प्रोड्यूसर्स है ये क्या करते हैं, साथ में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके नंबर 2 में जो हमने बोला लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, और साथ में हमने पढ़ा कि ऐसा वाला ज़मीन जहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे थे, रोड्स बना रहे थे, फैक्ट्रीज बना रहे थे। नंबर 3 में अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड में हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड के बारे में। सेकंड में लैंड ऑन मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन द हमने पढ़ा नेट सोन एरिया। उसके बाद जाके हमने नंबर सी में कल्चरेबल वेस्ट लैंड के बारे में पढ़ा, और मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा ज़मीन जिसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। आगे बढ़ के हमने फैलो लैंड्स के बारे में पढ़ा, और फैलो लैंड्स के 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक था करेंट फैलो और दूसरा था अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे देखा कि करेंट फैलो इज द लैंड which we had not done farming for 1 year or less than 1 agricultural year। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जो अदर देन करेंट फैलो है वहाँ पे हम खेती नहीं कर रहे 1 से लेके 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस जमीन को अदर देन करेंट फैलो कहते हैं। और आखिर में हमने नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया के बारे में बोला, और मैंने बोला नेट सोन एरिया वो टोटल एरिया है जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं इन ईयर, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। और हम ग्रॉस क्रॉप एरिया कैसे निकालते हैं, तो हमने बोला कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे हम क्या करें, वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स more than once, okay, plus we have to add what, we have to add net sown area, तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया का इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई एरिया में मान लो 3 बार खेती कर रहे हैं, तो उसका नेट सोन एरिया कितना था, 5 हेक्टेयर ज़मीन था, तो उसको हम 3 बार खेती कर रहे हैं, तो इसको 3 बार जोड़ेंगे 5 5 5, तो टोटल 15 हेक्टेयर ऐसे निकल आया। तो ये तुम्हारा बुक तुम्हें समझा रहा है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रीड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।